Morning, dear students. Today's topic is emphysema, which comes under COPD, chronic obstructive pulmonary disease. COPD is an umbrella term in which two diseases comes. First one is chronic bronchitis, which we have discussed in previous video, and the second one is emphysema, which is our today's topic. So, for both emphysema and chronic bronchitis, main causative agent is cigarette smoking in either any form. So next, what is emphysema? Emphysema is a disease of lungs that usually develop after many years of smoking. Along with chronic bronchitis, emphysema belongs to a group of lung disease known as chronic obstructive pulmonary disease or COPD. Now, definition. For definition, abnormal permanent enlargement of the air spaces distal to the terminal bronchioles, accompanied by destruction of their alveolar walls. सो डेफिनेशन में क्या है, एबनॉर्मल और परमानेंट एनलार्जमेंट हो रहा है एयर स्पेसेस का या एल्वुलाइज का डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल एकम्पनीड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर एल्वुलर वॉल्स. नेक्स्ट ये इमेज में क्लियर हो जाएगा कि ये नॉर्मल एल्वुलाई है. नॉर्मल एल्वुलाइज जो हैं ये अपनी टर्मिनल ब्रोंकियोल हो गए और टर्मिनल ब्रोंकियोल के आगे की तरफ जो एल्वुलाइज हैं वो बंच में होती हैं. तो नॉर्मल एल्वुलाई में क्या होगा, एल्वुलाइज जो है वो इंडिविजुअल अलग अलग हैं, उनके बीच में जो एल्वुलर वॉल है वो डिस्ट्रक्टेड नहीं है, वो आपका क्लियर है. तो ये नॉर्मल कंडीशन हो गई. और एल्वुलाई विद एम्फाइसीमा में क्या होगा, डैमेज्ड एल्वुलाइज हैं. एल्वुलाइज के जो इंटर एल्वुलर सेप्टास हैं, एल्वुलाइज के जो वॉल है वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गए, उसकी वजह से ये परमानेंट इनलार्जमेंट हो गया है. जैसे कि इसमें है नॉर्मल ब्रोंकियोल विद एल्वुलाई. ये नॉर्मल टर्मिनल ब्रोंकियल हो गया और ये एल्वुलाइज ये आपके नॉर्मल है और ये यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंकियल और ये एल्वुलाइज जो हैं ये यहाँ पे एम्फाइसीमा का केस है. तो जो ब्रोंकियोल एल्वुलर वॉल्स हैं वो डिस्ट्रक्टेड हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे परमानेंट एनलार्जमेंट शो हो रहा है. तो डेफिनेशन में क्या था, एबनॉर्मल परमानेंट एनलार्जमेंट ऑफ द एयर स्पेसेस डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल accompanied by destruction of their alveolar walls. Emphysema causes dilatation of the air spaces, destruction of the alveolar wall, leading to collapse of alveoli during expiration. So, now etiology. First one, smoking. The prevalence of COPD is related to प्रिविलेंस ऑफ टोबैको स्मोकिंग. COPD दोनों ही COPD में जो दोनों डिजीज आती हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, दोनों का ही मेन पॉजिटिव एजेंट होता है टोबैको स्मोकिंग. देन द रिस्क फॉर ऑल टाइप ऑफ स्मोकर्स इंक्रीजेज विद द नंबर ऑफ ईयर्स एंड अमाउंट ऑफ टोबैको स्मोक्ड. तो जो रिस्क फैक्टर है वो उस पर डिपेंड करता है कि कितने सालों से पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है और कितना अमाउंट में स्मोक कर रहा है, यानी कि पर डे स्मोकिंग उसका कितना है. सेकेंड रिस्क फैक्टर में आता है एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक. सेकेंड हैंड स्मोक, ऑल्सो नोन एज पैसिव और इन्वायरमेंटल टोबैको स्मोक, इज स्मोक दैट यू पैसिवली इनहेल फ्रॉम समवन एल्स सिगरेट, पाइप और सिगार. बीइंग अराउंड सेकेंड हैंड स्मोक, being surrounded by second hand smoke increases your risk of emphysema. Next, third etiological factor आता है occupational exposure to fumes or dust. If you breathe fumes from certain chemicals or dust from grain, cotton, wood and mining products, you are more likely to develop emphysema. Even this risk is even greater if you smoke. सो यदि कोई पर्सन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में आ रहा है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर ऑफ फ्यूम्स और डस्ट के एक्सपोजर में आ रहा है, तो उसको एम्फाइसीमा होने के चांसेस रहते हैं. लेकिन यदि वो पर्सन स्मोकर है एंड देन फिर वो एक्सपोजर में आ रहा है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में, तो उसके एम्फाइसीमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. एंड लास्ट पॉजिटिव फैक्टर है, अनदर कॉमन एसोसिएशन इज डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन विच इज़ ए प्रोटीन प्रोटेक्टिंग द एल्वुलाई. तो लास्ट वन जो इसका पॉजिटिव फैक्टर है वो है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी. तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन क्या है, ये एक प्रोटीन है जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है. लंग्स की प्रोटेक्शन में इसका मेन रोल होता है. ये सिक्रीट होता है लीवर से और फिर ये लंग्स में जाता है. तो इसकी कमी से
अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी से मेनली लीवर और लंग्स की डिजीज़ होती है। लंग्स की डिजीजेज में मेनली इसमें एम्फाइसीमा रहता है। क्यों? क्योंकि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो एलुलर वॉल पे वर्क करता है। एलुलर वॉल जो है उसको डिस्ट्रक्शन होने से वो रोकता है। तो यदि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है तो एलुलर वॉल का जो ब्रेकिंग है वो ईजिली हो जाता है, वहाँ वो ब्रेक हो जाएगी तो उसी वजह से तो वहाँ पे परमानेंट एनलार्जमेंट और आगे की सारी पैथोलॉजी डेवलप हो रही है। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी भी इसमें एक मेन रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है हमारा इसका क्लासिफिकेशन। इसमें एम्फाइसीमा हैज़ फोर प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ डैमेज। साइट ऑफ डैमेज के अकॉर्डिंग ये 4 टाइप का होता है: सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा, पेन एसिनर एम्फाइसीमा, पैरासेप्टल एम्फाइसीमा एंड लास्ट वन इज इरेगुलर एम्फाइसीमा। सो फर्स्ट वन इज centry acinar emphysema. Centry acinar emphysema, also called as centrilobular emphysema. It is most common type, damage proximal alveoli. यहाँ पे क्या होता है सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा में, ये जो एलुलाई है ये पूरा पार्ट एलुलाइज का है, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल एलुलाई है वो डैमेज रहती है। प्रॉक्सिमल एलुलाई में परमानेंट इरिवर्सिबल एनलार्जमेंट है एलुलर सेक्स का। तो फर्स्ट वन हो गया, एक तो मोस्ट कॉमन टाइप होता है, दूसरा प्रॉक्सिमल एलुलाइज इसमें अफेक्टेड रहती हैं। एसोसिएटेड विथ लॉन्ग स्टैंडिंग सिगरेट स्मोकिंग बिकॉज इरिटेंट्स फ्रॉम स्मोक अनेबल टू ट्रेवल अप टू डिस्टल एलुलाई। जो सिगरेट स्मोकिंग से जो इरिटेंट्स आते हैं वो लंग्स में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के थ्रू होते हुए प्रॉक्सिमल एलुलाइज जो होते हैं वहाँ तक पहुँच पाते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक वो ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। तो इसका मेन रीजन होता है सिगरेट स्मोकर्स जो होते हैं उनमें जो एम्फाइसीमा का जो टाइप रहता है वो सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा रहता है। सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा टिपिकली अफेक्ट अपर लोब ऑफ द लंग। तो इसमें 4 पॉइंट हो गए। एक तो इसको सेंट्रीलोबुलर एम्फाइसीमा भी कहते हैं, ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है। इसमें प्रॉक्सिमल एलुलाई का डैमेज होता है, सिगरेट स्मोकर्स में होता है। और लास्ट वन लंग्स का जो अपर लोब होता है वो इसमें अफेक्टेड रहता है। सेकेंड टाइप होता है इसका पेन एसिनर एम्फाइसीमा। पेन एसिनर एम्फाइसीमा और पेन लोबुलर एम्फाइसीमा, देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एलुलर डक्ट और एलुलाई, involves all lung field, particularly the bases and the lower lobe of the lung, generally observed in patient with alpha 1 antitrypsin deficiency. तो एक तो ये alpha 1 antitrypsin deficiency जिन पेशेंट्स में होती है, उन पेशेंट्स में जो एम्फाइसीमा का टाइप है वो पेन एसिनर एम्फाइसीमा होता है। और सेंट्रीलोबुलर एम्फाइसीमा जो था उसमें लंग्स का अपर लोब अफेक्टेड था और इसमें लंग्स का लोअर लोब अफेक्टेड है। और इसमें कंप्लीट जो एलुलर सैक है वो सारा अफेक्टेड रहता है, प्रॉक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल, ये सारा अफेक्टेड रहता है आपका इसमें। नेक्स्ट थर्ड पार्ट आता है पैरासेप्टल। पैरासेप्टल एम्फाइसीमा, ऑल्सो नोन एज डिस्टल एसिनर एम्फाइसीमा, मेनली इन्वॉल्व्स द डिस्टल स्ट्रक्चर्स, एलुलर डक्ट्स एंड एलुलर सैक्स, पेरिफ्री ऑफ द लंग्स अफेक्टेड एंड इट कॉजेज न्यूमोथोरिक्स। पेरिफ्री ऑफ लंग्स अफेक्टेड है और डिस्टल एलुलाइज अफेक्टेड होती हैं और इसकी वजह से न्यूमोथोरिक्स भी हो सकता है, क्योंकि सेप्टास जो हैं जिनका इंटर एलुलर सेप्टा जो ब्रेक हो रहे हैं वो लंग्स के आउटर पेरिफ्री पे ब्रेक हो सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे न्यूमोथोरिक्स की कंडीशन में डेवलप हो सकती हैं। लास्ट वन आता है इरेगुलर एम्फाइसीमा। इरेगुलर एम्फाइसीमा रेफर्स टू एनी पार्ट ऑफ ब्रोंक्यूल और एलुलाई और डक्ट्स ऑफ एलुलाई। मीन्स इरेगुलर में कोई पार्ट हम डिसाइड नहीं कर सकते कंप्लीटली, कहीं पे भी आपका एलुलर वॉल्स का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, एलुलाइज का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, किसी भी पार्ट में आपका एलुलर सेक्स का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। अब आता है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में फर्स्ट वन आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिस्निया, एक्सेलिंग स्लोली थ्रू पर्स क्लिप। एक्सेलिंग जो उसका हो रहा है, इनहेल तो प्रॉपर कर पा रहा है पेशेंट, लेकिन जो एक्सेल है, ब्रेथ आउट है, वो बहुत स्लो कर पाएगा और पर्स लिप्स के थ्रू होगा। पर्स लिप जैसा कि इस इमेज में है, लिप्स जो हैं वो स्लाइटली ओपन रहते हैं और उनके थ्रू पेशेंट इस टाइप से एक्सेल करेगा और बहुत स्लोली एक्सेल करेगा। ब्रीदिंग जो इस टाइप से पर्स लिप के थ्रू जो ब्रीदिंग होती है उसको हम पिंक पफर्स बोलते हैं। तो पिंक पफर्स इसको नाम क्यों दिया गया है? इसमें पिंक एंड पफर्स 2 टर्म आती हैं। तो पिंक क्यों कहते हैं? क्योंकि
उनके पास में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारा एयर ट्रैपिंग हो रही है यहाँ पे। एलुलाइज जो हैं वो उनमें एबनॉर्मल परमानेंट एनलार्जमेंट हो गया है, तो एयर तो ट्रैपिंग है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, उसकी वजह से पिंक नाम दिया है। और दूसरा है पफर्स। पफर डिस्क्राइब द फैक्ट दैट दे हैव पर्स स्लिप। पर्स स्लिप है, पर्स स्लिप से जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो हम इससे ऐसे बता सकते हो आप लोग। पर्स स्लिप मीन्स जो ब्रीदिंग पैटर्न इसका होता है, जस्ट लाइक माउथ में आपने एक स्ट्रो ली हुई है, स्ट्रो के थ्रू आप ब्रीथ आउट कर रहे हो, जस्ट लाइक दिस टाइप। यदि आप एक स्ट्रो के थ्रू ब्रीथ आउट कर रहे हो तो एक स्ट्रो जो है, ओनली स्ट्रो से आपको ब्रीथ आउट करना है, तो मीन्स आपको बहुत कम स्पेस मिलेगा जिससे ब्रीथ आउट कर रहे हो। या फिर ये पर्स स्लिप है, इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि ये स्लाइटली ओपन लिप्स हैं, इनके थ्रू वो ब्रीथ आउट करता है। नेक्स्ट है कांस्टेंट ब्रीदिंग एफर्ट कॉजेज वेट लॉस। और वो ब्रीदिंग जो उसका एक्सेल है वो बहुत स्लो होता है और बहुत ज़्यादा उसको एफर्ट्स करते रहने पड़ते हैं। इसकी वजह से कांस्टेंट ब्रीदिंग एफर्ट्स की वजह से उसका वेट लॉस हो जाता है। हाइपोक्सीमिया है, लो ऑक्सीजन इन द ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन आपकी ट्रैप्ड रह गई लंग्स में ही, वो ब्लड में पूरी सर्कुलेट नहीं हो पा रही है, तो लो ऑक्सीजन इन द ब्लड हो गया। वीजिंग है, बैरल शेप चेस्ट। चेस्ट जो है नॉर्मली जो चेस्ट का शेप रहता है उसमें है एंटीरियो पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर जो है, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर कम होता है और ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा होता है नॉर्मल चेस्ट की शेप में। लेकिन बैरल शेप चेस्ट में क्या होता है, ये वाला जैसे बैरल चेस्ट है, ये नॉर्मल चेस्ट है आपका, और ये बैरल चेस्ट है। बैरल चेस्ट में क्या होता है, एंटीरियो पोस्टीरियर और जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो आपका इक्वल हो जाता है, तो इसमें बैरल चेस्ट हो गया। और बैरल चेस्ट में एक होता है फ्लैटन डायफ्राम होगा और इंक्रीज लंग फिल्ड लुसेंसी, ये आगे एक्सरे इमेजेस में मैं आपको बता दूंगी। कॉन्स्टेंट कफिंग, नीड टू क्लियर द थ्रोट, यहाँ पे भी कफ होगा लेकिन कफ के साथ में म्यूकस नहीं आएगा जैसा कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में था। जैसा कि इसमें बताया था, इनको जो एम्फाइसीमा के पेशेंट्स होते हैं उनको हम पिंक पफर भी बोलते हैं, और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ब्लू ब्लोटर्स। पिंक पफर है क्योंकि इनके ब्रीदिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग। Patient with emphysema in respiratory distress often various signs such as pursed lip breathing, sitting with leaning forward, supporting hands on their knees, which is called tripod sign. इनका जो सिटिंग पोस्चर रहता है एम्फाइसेमा के पेशेंट्स का, वो पोस्चर जो रहता है वो ट्राइपोड साइन की तरह, मीन्स उनको हैंड्स को आगे सपोर्ट करके बैठना रहेगा। यदि आगे कोई टेबल है तो टेबल पे हैंड सपोर्ट करके रखेंगे, या फिर वो अपने नीज पे हैंड्स के थ्रू सपोर्ट करके रखेंगे। तो ये इनका क्लासिक साइन है, ट्राइपोड साइन। यदि कोई पेशेंट आता है तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम फिजिकल एग्जामिनेशन के ये पॉइंट्स हो गए, जैसे कि बैरल चेस्ट यदि किसी को है तो एम्फाइसीमा हो सकता है। वीजिंग किसी को हो रही है, क्योंकि वीजिंग क्यों हो रही है, एयर जो आउट हो रही है उसमें डिफिकल्टी हो रही है, ब्रीथ आउट में डिफिकल्टी हो रही है, उसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस होती है, वीजिंग साउंड। प्लस पर्स स्लिप ब्रीदिंग है, क्लबिंग हो सकती है पेशेंट को। तो ये 3-4 जो फिजिकल साइंस है जिनके बेसिस पे आप सस्पेक्ट कर सकते हो कि दिस पेशेंट मे बी सफरिंग फ्रॉम एम्फाइसीमा। अब डायग्नोसिस के लिए पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेना है। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में आपको चेस्ट एक्सरे देखना है। तो चेस्ट एक्सरे ऑफ समवन विथ एम्फाइसीमा शोज एबनॉर्मली लार्ज लंग्स मिलते हैं इसमें। सिटी स्कैन यदि हम देखेंगे तो सिटी स्कैन इन समवन विथ एम्फाइसीमा में शो स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एयर थ्रू आउट द लंग। कंप्लीट ब्लड काउंट यदि हम करते हैं, नेक्स्ट इसका डायग्नोसिस का है कंप्लीट ब्लड काउंट यदि हम करेंगे पेशेंट का, तो कुछ कंडीशंस में तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी वो नॉर्मल अमाउंट में नॉर्मल वैल्यू मिलेंगे। लेकिन एडवांस एम्फाइसीमा किसी को हो चुका है तो उस कंडीशन में आरबीसीज जो हैं वो इंक्रीज मिल सकती है। क्योंकि जो डिक्रीज ऑक्सीजन है ब्लड में, उसको समअप करने के लिए आरबीसीज ज़्यादा फॉर्म होती हैं, उसकी वजह से यहाँ पे कंप्लीट ब्लड काउंट यदि हम देखते हैं तो एडवांस एम्फाइसीमा के केस में आरबीसी काउंट आपको इंक्रीज मिल सकता है। और यदि डब्ल्यूबीसी काउंट भी साथ में इंक्रीज मिल रहा है, दैट मीन्स एम्फाइसीमा के साथ में कोई इन्फेक्शन भी परसिस्ट कर रहा है। और लास्ट टेस्ट इसका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसमें अब नेक्स्ट आता है एक्सरे फाइंडिंग, इसके एम्फाइसीमा में मेन होती हैं। तो एक्सरे में क्या होता है, लंग्स जो हैं चेस्ट एक्सरे में शो हाइपर इन्फ्लेशन, ये नॉर्मल लंग्स हैं और ये एम्फाइसीमा के पेशेंट के लंग्स हैं, यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो रखा है क्योंकि एल्वलाइज जो है उनमें परमानेंट एनलार्जमेंट हो गए जिसकी वजह से लंग्स में हाइपर इन्फ्लेशन मिलेगा।
अब यदि एक्सरे को हम आगे फर्दर स्टडी करें तो उसकी जो रिब्स हैं वो हॉरिजॉन्टल रिब्स रहेंगी इसमें, और जो डायफ्राम है वो डायफ्राम डोम शेप ना होके फ्लैटेंड डायफ्राम मिलेगा। और प्लस ये सीपी एंगल जो है कोस्ट्रोफ्रेनिक एंगल है वो शार्प होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एम्फाइसीमा के केस में ब्लंट सीपी एंगल मिलेगा। डायफ्राम आपका डोम शेप ना होके फ्लैटेंड डायफ्राम रहेगा, और जो रिब्स हैं वो फ्लैटेंड रहेंगी, हॉरिजॉन्टल रिब्स रहेंगी। ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो ट्रीटिंग एम्फाइसीमा फोकस ऑन इम्प्रूविंग एम्फाइसीमा सिम्टम्स। तो सिम्टम्स को इम्प्रूव करना है, उसके लिए हम मेनली स्मोकिंग सजेशन करवाएंगे। मेडिकेशंस आर यूजुअली प्रिस्क्राइब टू वाइडन द एयरवेज, ब्रोंकियोडायलेटर्स देंगे, जो एयरवेज जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए हैं उनको डायलेट करने के लिए ब्रोंकियोडायलेटर्स, एंड टू रिड्यूस स्वेलिंग इन द एयरवेज, स्वेलिंग जो एयरवेज में हो गई उसको रिड्यूस करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स सच एज स्टीरोइड्स, एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट्स द लंग इन्फेक्शन, ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। एंड लास्ट वन, यदि लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ डैमेज्ड लंग्स। लास्ट ऑप्शन है कि यदि और कोई ट्रीटमेंट्स से पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा है तो फिर हम उसको जो भी लंग्स का पार्ट जहाँ पे एलुलाइज में परमानेंट इन्लार्जमेंट हो गया उस पार्ट को आप सर्जिकली रिमूव कर सकते हो। थैंक यू।